गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने के बीच साइंस ऑपरेशन क्लासेस, जो कि फ्रेंड्स हमारा सीरीज नंबर 6 चल रहा, उसका मैं पीडीएफ लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल कोर्स आप लोगों के सामने ये रहा। लोग कहते हैं हार रहा हूँ मैं, लोग कहते हैं हार रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ सीख रहा हूँ मैं। तो इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग देखे होंगे 361 क्वेश्चन मैं पूरे के पूरे डिटेल से एक्सप्लेन किया था साइंस का। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ 362 नंबर क्वेश्चन से। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। नोमेरिकल ही क्वेश्चन है, तो चलिए इस नोमेरिकल को मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा वोल्ट जो होता है, हम लोग वोल्ट को 20 से डिनोट करते हैं, यानी वोल्ट आप लोग का 200 वोल्ट दिया है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा पावर, पावर यानी पी हो गया, पावर जो कि दिया 100 वाट दिया है। आप लोग को निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यानी आर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं। पी इक्वल टू क्या होता है, यानी पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई होता है। क्लियर है। इसी के रिगार्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए पी इक्वल टू वी आई होता है, उसके साथ साथ भी को रहने दिए। अब आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब देखिए भी को भी से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर आ चुका है, वी स्क्वायर बाय आर आ चुका है, यानी इक्वल टू पी। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ सिंपल वे में आप लोगों को जो फार्मूला आ चुका है, देखिए मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में। पी इक्वल टू क्या लिखिएगा, वी स्क्वायर बाय आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब आप लोगों को निकालना क्या, आर। तो अगर आर निकालना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा, वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी। अब इसी भी यहाँ पे हम लोग चलिए क्या करते हैं, आर निकालते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग, वी स्क्वायर बाई पी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भी का वैल्यू कितना था। तो फ्रेंड्स, भी का वैल्यू दिया था 220 दिया था, तो इसमें हम लोग 2 टाइम्स ले देंगे, यानी 220 इंटू 220 कर दिए। और उसके नीचे पावर का वैल्यू कितना दिया, 100 वाट दिया। तो सबसे पहले जीरो जीरो से आपका ये कैंसिल हो गया। अब 22 का स्क्वायर करना। होपफुली फ्रेंड्स, आप लोग को 200 था, तो 200 को 200 से गुना करेंगे, यानी कितना 400 आ गया। कितना जाएगा, 20 को 20 से गुना करेंगे, 400 ओम आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग के बीच में ए आ गया। क्लियर है। और फ्रेंड याद रखिए, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है ओम, और ये ओम को इस टाइप से सूचित करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में हिस्टोसिस हानियां निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। होपफुली फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके हो सकता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स देखिए, याद रखिएगा, हम लोग ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, क्योंकि रिड्यूस करता है एडी करंट को। किसका करता है, रिड्यूस करता है एडी करंट को। क्लियर है। तो एडी करंट की वजह से ये हम लोग ये रिड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशुद्ध प्रतिरोध यानी प्योर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिव परिपथ में होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्योर रेजिस्टिविटी में परिपथ विद्युत धारा वोल्टेज एक ही फेज में होता है। याद रखिए, एक ही फेज में होता है, यानी कि धारा और वोल्टेज जो होता है एक साथ एक ही फेज में होते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ब्लॉक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में केवल संवेग भौतिक राशि सुरक्षित रहती है, यानी कि संवेग, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी लगा सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉलिजन के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो कॉलिजन क्या होता है, होपफुली आप लोगों को पता होगा। कॉलिजन को लोग बोलते हैं टक्कर। क्या बोलते हैं, टक्कर। ये होता है, एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के अंतर्गत आप लोग का आता, पहला आता है काइनेटिक एनर्जी वाला, यानी कि हाफ एम बी इसका लिख सकते हैं। और सेकंड जो आता है फ्रेंड्स, लीनियर मोमेंटम का आता है। क्लियर। दोनों सुरक्षित रहता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वही बात करते हैं इन इलास्टिक में, तो उसमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम सुरक्षित रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इलास्टिक कॉलिजन में टकराव के बाद बॉडी अलग अलग गति करता है। वही बात करते हैं हम लोग इन इलास्टिक का, तो इन इलास्टिक में टकराव के बाद बॉडी एक साथ चिपक कर एक सिस्टम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं ऐप का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ऐप बराबर हम लिखते हैं फार्मूला जी एम एम बाय आर स्क्वायर। आप लोग ये फार्मूला लिखते हो, अब इसी के भी यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जी का वैल्यू नहीं दिया, तो हम लोग जी का जी रहने दी। अब देखिए, एक एम का वैल्यू 5 दिया, एक एम का वैल्यू 10 लिख रहा है। क्लियर है। आर का वैल्यू अगर आप लोग फोकस करते हो 10 दिया, तो 10 को हम लोग डबल टाइम्स लिखेंगे। क्लियर है। अब इसी के भी यहाँ पे आप लोग क्या करें, कैंसिल किए, 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स आता है। तो राइट आंसर क्या है, जी बाय 2।
तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, G/2। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर G/2। और बल कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन, तो आप लोग न्यूटन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 367, उष्मा विकिरणों की गति होती है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए उष्मा विकिरणों की जो गति होती है प्रकाश के बराबर होती है, प्रकाश के बराबर होती है। क्लियर है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी गति प्रकाश की बराबर होती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले उष्मा और ऊर्जा के बारे में। देखिए सबसे पहले उष्मा और ऊर्जा दोनों एक प्रकार के अदिश राशि है। क्या है ये, दोनों एक प्रकार की अदिश राशि है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है, सिंपल में आप लोग को याद होगा क्या होता है, जूल होता है। उष्मा कैसे मात्रक का, ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और जूल ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, अगर फ्रेंड्स अगर बोलते हैं आप लोग को इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक जो होता है वह अर्घ होता है। क्या होता है, ये अर्घ होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद रखिए, एक जूल इक्वल टू, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। एक जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्घ होता है। क्लियर है। अगर आप लोग फ्रेंड्स अर्घ का भी फार्मूला निकालना चाहते हैं तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए अर्घ का जो फार्मूला था डाइन इंटू सेंटीमीटर, देखिए मैं लिख देता हूँ, डाइन इंटू सेंटीमीटर, यानी डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं अर्घ बोलते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁻5 डाइन होता है। और एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10⁻2। देखिए इससे अगर निकालिए तो 10�7 आ गया। अब अर्घ, तो ये वैल्यू आप लोग होपफुली इस टाइप से भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। उपग्रह संचार के लिए आवृत्ति सीमा है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, उपग्रह संचार के लिए आवृत्ति सीमा जो होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक होती है। यानी 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर आप लोग को 30 गीगाहर्ट्ज तक जानी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। चलिए अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा। जब सितारा बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा। देखिए इसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ध्वनि गुणवत्ता यानी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणवत्ता में अंतर के कारण किया जा सकता है। क्लियर है। यानी कि ध्वनि गुणवत्ता, यानी फ्रेंड देखिए हमारा वॉइस अलग है, आपका वॉइस अलग है, और भी लोगों का वॉइस अलग है, तो इसी वॉइस का जो डिफर जो प्रॉब्लम होता है उसे हम लोग बोलते हैं ध्वनि की गुणवत्ता। क्लियर है। ध्वनि की गुणता, ध्वनि की गुणता की वजह से ही हम लोग किसी व्यक्ति को बिना देखे भी उसका आवाज़ से पहचान लेते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बारे में और भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले याद रखिएगा, एक होता है तारत्व। क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा तारत्व। तारत्व क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिच। ये तारत्व जो होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी किसी का आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो उसका तारत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। और ये तारत्व अधिक होने की वजह से ही लड़कियों का या फिर छोटे बच्चों का आवाज़ खूब पतली होती है। क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान रखिएगा। और जिसका तारत्व की आवृत्ति कम है तो उसका आवाज़ मोटा होगा। क्लियर है। तो ये होता है आप लोग के बीच में। क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, एक होता है प्रबलता। देखिए प्रबलता को हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्डनेस। देखिए अगर आपको आवाज़ कभी देखिए अभी मैं बोलूँगा तो तेज सुनाई दे रहा हो, लेकिन आप स्लो सुनाई पा रहा होगा। तो देखिए लॉर्डनेस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रबलता जो होता है वो आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करते हैं, आयाम पर निर्भर करते हैं। क्लियर है। और आयाम क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेव इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। यदि सॉरी एक दिए गए आवृत्ति के लिए प्रबलता संबंधित है, तो फ्रेंड्स मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताया था। देखिए प्रबलता जो संबंधित, तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था, फोकस किए होंगे तो आयाम पर निर्भर करता है। किस पे करता है, ये एम्पलीट्यूड पे करता है। क्लियर है। यानी कि प्रबलता जो था वो आयाम पर निर्भर करता है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स। और तारत्व की बात करते हैं तो तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन को कर सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि मेरा ये जो ऑपरेशन क्लासेस आप लोग अगर बढ़िया से अगर 1 घंटा क्लासेस देख लेते हैं, अभी का क्लासेस देखिए पहले मैं जो अपलोड किया हूँ, आप लोग को पूरे के पूरे मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक यंत्र है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक यंत्र का जो नाम होता है CCl4, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा CCl4। तो आग की किस्में को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या लिख रहा है। LPG गैस में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, LPG गैस में लगी आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले
यंत्र का उपयोग करना चाहिए, यानी कि शुष्क चूर्ण वाले यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। आग बुझाने वाले यंत्र को कितनी श्रेणी में रखा गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आग बुझाने वाले यंत्र को कुल 3 श्रेणी में रखा गया, सॉरी कुल 4 श्रेणी में रखा। कुल कितना श्रेणी में रखा गया, कुल 4 श्रेणी में रखा। एक रखा है क्लास 1, फिर क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले देखिए क्लास ए जो होता है, इसमें फ्रेंड्स आप लोग को यूज जो करना पड़ता है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। और अग्नि में ज्वलनशील द्रव्यों जैसे ठोस मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और उसके साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, देखिए मैं आप लोगों को अगर बी की बात करते हैं तो आप लोग को इसमें द्रव्य का यूज किया जाता है, जैसे मिट्टी का तेल यूज कीजिए। क्लियर है। फिर डीजल का यूज कीजिए, पेट्रोल का यूज कीजिए। और 1 में ठोस का प्रयोग करते हैं, लकड़ी, कागज का प्रयोग कर सकते हैं, कपड़ा का प्रयोग कर सकते हैं, जूट का प्रयोग कर सकते हैं। वही बात करते हैं सी में। तो सी में हम लोग सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस, देखिए एलपीजी गैस, देखिए एलपीजी गैस में लगी आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि सी क्लास सी में जाता है। और डी में फ्रेंड्स बिजली के तार, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो कुल इसके भाग कितना होता है, 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास निम्नांकित नवचंद्रन होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका नवचंद्रन जो होता है उत्तल प्रकार की होता है। क्या होता है, ये उत्तल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं, उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। चलिए मैं और इसका फ़ारेनहाइट में फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कितना था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है। चलिए अगर फ्रेंड्स आप लोग को इसका एक फार्मूला मैं आप लोग को भी बता देता हूँ, देखिए आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले सेंटीग्रेड जो होता है वो 100, देखिए फार्मूला को ध्यान रखिएगा। C/100 कीजिए, फ़ारेनहाइट जब लिखते हैं तो F-32/212 में से आप लोग 32 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 180 बचेगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं केल्विन में। तो फ्रेंड्स केल्विन हम लोग स्टार्ट करते हैं 273 से, फिर अंत कहाँ करते हैं 373 से। तो 373 में से 273 जाएगा तो 100 बचेगा। उसी पर र्यूमर, तो र्यूमर फ्रेंड्स 0 से स्टार्ट होता है और 80 पे खत्म होता है। तो ये हम लोग ये फार्मूला के बेसिस पे आप लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जल का अधिकतम घनत्व है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एवं आयतन कम होता है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ 4 डिग्री सेल्सियस में, देखिए अगर आप लोग लिखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तो इसमें आप लोग का देखिए एक होता है आयतन का कंसेप्ट, एक होता है घनत्व का कंसेप्ट होता है। देखिए एक होता है आयतन, एक होता है घनत्व होता है। देखिए मैं आप लोग को दोनों चीज़ समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 4 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होता है। क्लियर है। वही घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये आप लोग कंडीशन याद रखेगा। चलिए इसके एक ट्रिक में आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए आप लोग आयतन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम 0 से स्टार्ट होता है फिर 4 में जाता है। तो देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर जाता है, यानी 0 से अगर इंक्रीज होकर 4 तक जाता है, तो फ्रेंड देखिए ये आप लोग का वॉल्यूम 20 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये देख रहे हैं नीचे से हटा रहा है, नहीं कि ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। वही 4 से लेके अगर बढ़ती है, यानी कि क्वेश्चन पूछता है 6 डिग्री सेल्सियस पर, 6 डिग्री सेल्सियस पे जल का अधिकतम जल का घनत्व, जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 4 से ये बढ़ रहा है ना, तो इधर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये होता है। और घनत्व इसका अपोजिट होता है। क्लियर है। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को होपफुली पता होगा घनत्व का सूत्र क्या होता है। अगर आप लोग को पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, द्रव्यमान बाय आयतन या फिर मास बाय वॉल्यूम इज नो एज डेंसिटी। तो आप लोग ये भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, देखिए इसका ऐसा हम आते करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं देखिए आप लोगों को लिखवाना सिखा, देखिए सीखिएगा। सबसे पहले घनत्व, तो घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए मैं लिख रहा हूँ द्रव्यमान बाय आयतन। देखिए मैं लिख रहा हूँ ध्यान से, केवल सीखते जाएगा, सीखते जाएगा। तो द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोग को ऐसा यूनिट भी निकालने सिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले द्रव्यमान कैसे मतलब क्या होता है, केजी होता है। उसी प्रकार हम लोग आयतन का क्या होता है, मीटर क्यू होता है। तो उसी भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू। ये आप लोग का होता है घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए घनत्व एक अदिश राशि, यानी कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, ना कि डायरेक्शन। क्लियर है। चलिए अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अम्ल को तनु, तनु का अर्थ होता है कम करने के लिए। तो अम्ल को यानी कि तनु करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को तनु करने के लिए हमें जल में अम्ल को उड़ेलना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को हमेशा याद करता हूँ, एक ट्रिक याद कर लिए, सुब्बू याद कर लिए। क्या याद कीजिए? सुब्बू। तो देखिए शुक्र के नीचे क्या, बुध से क्या होता है? बुध। तो बुध तो नहीं लिख रहा, सबसे अधिक दूरी पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को अधिक दूरी के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक मैं दिखाता हूँ, आप लोग उसी के भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। देखिए सूर्य के, तो आप लोग ट्रिक याद करिए, एम भैम जे सन। देखिए एम भैम, आगे आप लोग याद करिए एम भैम, और यहाँ पे लिखिए जे सन, SUN। अब देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो चार वाले जो ग्रह होता है ये आप लोग को आंतरिक ग्रह कहलाता है, और ये चार जो होता है बाह्य ग्रह कहलाता है। और फ्रेंड्स मार्स और जुपिटर के बीच जो ग्रह होता है इसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पता चल गया कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में रहता है। क्लियर है? और ये जो चारों ग्रह तो आंतरिक ग्रह होता है जो कि चट्टानों के बने होते हैं, और ये जो लास्ट ग्रह होता है आप लोग का ये गैसों का बना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट वाला आप लोग को बताते हैं, देखिए एन, तो एन फोर क्या होता है? नेपच्यून होता है। एन फोर क्या होता है? नेपच्यून। और नेपच्यून को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? वरुण। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? वरुण गैस होगा। क्या होगा ये? वरुण गैस। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी लिख सकते हैं, यानी वरुण, वरुण होगा, यानी कि वरुण ग्रह होगा। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। सोडियम को किस में रखकर संचित किया था? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा। सोडियम, सोडियम एक प्रकार का अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में हम लोग डुबो के रखते हैं। मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं ताकि एक अभिक्रिया ना करे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह मापनी के उपयोग किसको मापने के लिए किया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मोह मापनी का प्रयोग कठोरता को मापने के लिए किया था, कठोरता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल, एक जल नमूना जल कहा जाता है क्योंकि वह, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक जल नमूना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो काफी फेमस है, बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी 8 मिनट 20, यानी मैक्सिमम लीजिएगा तो 8 मिनट। ठीक है? और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड लगता है। क्लियर है? इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, देखिए सूर्य एक प्रकार का तारा है जिसमें फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए हाइड्रोजन की जो मात्रा होता है वह 74% होता है। कितना होता है ये? 74% होता है। वही बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम में जो परसेंट होता है वह 25% होता है। ये दोनों चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ब्रोमीन जो होता है हाइड्रोजन वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रोजन वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए आप लोगों को हाइड्रोजन वर्ग के अंतर्गत बात है। सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो वर्ग बोलते हैं, वर्ग नंबर 17 को नहीं बोलते, वर्ग नंबर 17 को कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा तत्व आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लोरीन, उसके बाद लिखते हैं क्लोरीन, फिर लिखते हैं ब्रोमीन, फिर लिखते हैं आयोडीन। ये सारे एक होता है एटेस्टिन, ये आप लोग को लिखते हैं हम लोग, ये हाइड्रोजन तत्व होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच ये आ चुका है, एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन भिन्न भिन्न हो जाता है तो उसका तल क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में भिन्न भिन्न हो जाता है तो उसका तलीय क्षेत्रफल घट जाता है। क्या होगा? ये घटित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वर्षा के बूंद का आकार गोला होने का सबसे मेन रीजन जो होता है आप लोग को पीछे पता था, पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से। चलिए इसके बारे में आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, देखिए मैं लिख देता हूँ, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद गोलाकार होता है। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव का मान घटता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वह घटता है। ये आप लोगों को पहला चीज याद करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, देखते होंगे यही कारण है कि ठंडी सब्जी की अपेक्षा गर्म सब्जी खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म होने के कारण पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है और सब्जी पूरे जीभ में फैल जाता है। ठीक है? जिससे स्वाद ज़्यादा का अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग गर्मा गर्म खाना खाते होंगे तो आप लोग को स्वाद ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि गर्म होने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम जाता है, और कम जाने के कारण क्या होता है, वो पूरी जीभ के पास में वो क्या होता है? फैल जाता है, जिसका स्वाद हम लोग को अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से क्या चांद पर कार्य क्या करेगा? तो निम्नांकितों में से क्या चांद पर कार्य करेगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो क्या लिखा? रेडियो, सिगरेट ज्वालक, या ऊपर में से कोई नहीं, या टूटे कांच पर साहित्य विद्युत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री होता है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को स्नेल का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि म्यू का फार्मूला यूज करते हैं तो क्या होता है सैन आई बाई सैन आर होता है। तो सैन आई, तो आई के आप लोग कितना डिग्री यूज करें 90 डिग्री का यूज कीजिएगा। वही आप लोग का सैन आर, तो सैन आर का वैल्यू कितना 30 डिग्री है। क्लियर है? और आप लोग को यूज करना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए सैन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार सैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 2 होता है। तो 1/2 का निकालेगा तो कितना का 2। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी पता होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का समीपम ग्रह क्या है? तो अभी जस्ट मैं बताया था सूर्य का सबसे निकट जो ग्रह होता है सुब्बू याद करने बताया, यानी बुध हो गया। नेक्स्ट, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो अभी इसके कल का वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। तो राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। किसका किया था? विमान, यानी फिर या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं वायुयान का। वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी समय अवधि क्या होती है? आप लोग इसके लिए फार्मूला का यूज कीजिए। सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं टी का फार्मूला क्या होता है 2 पाई होता है। क्लियर है? √L/G होता है। आप लोग को इस फार्मूला के बिहार पे आप लोग को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब अगर आप लोग फोकस करते हैं एल का वैल्यू, देखिए यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले एल का वैल्यू क्या लिख रहा है आप लोग को 4 गुना बोल रहा था, यानी 4L हम लोग कर देंगे। क्लियर है? अब इसी यहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए क्या करना होगा। देखिए इस फार्मूला को सबसे पहले याद करना पड़ेगा। देखिए T1 मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है? तो ऑलरेडी T1 होगा 2 पाई इंटू √L1/G1 होता है। T2 निकाल रहा था। देखिए 2 पाई ली दिया हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 गुना करना था, यानी 4L/G करना है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इससे करते हैं तो 2 पाई तो रहने देंगे। 4 किसका वैल्यू होता है 2 का होता है। अब ये अगर रखिएगा 2L/G रहेगा तो 2 जा कितना होता है 4। क्या हो गया 4 हो गया। और ऑलरेडी ये 4 इसमें 2 इसमें था, तो राइट आंसर कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को। मैं फिर से बता, देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ ध्यान से टी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई। ठीक है? √L/G होता है, हम लोग जान सकते हैं। क्लियर है? होपफुली में L1 शुरू वाला मान लेते, देखिए इसमें L1 रखे हैं और हम लोग इसमें क्या बोला T2 मानते थे। देखिए इसमें बोला था 4 गुनी करने के लिए, तो 2 पाई रहेगा ये। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 गुनी करना है, यानी कि 4L कर दिए बाई जी कर दिए। ठीक है? अब अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे 2 पाई रहने दीजिएगा। ठीक है? 4 देखिए 4 किसका होता है √2 का होता है। 2 हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बचेगा √L/G बचेगा। अब अगर थोड़ा सा आप लोग फोकस करते हैं ध्यान से देखिएगा तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए ये जो फार्मूला आप लोग का रहा है देखो 2 पाई L/G, ये और ये आप लोग का देखिए सेम आ गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच गया 2। क्या बच गया 2। तो यही आप लोग का इसका जो राइट आंसर होगा 2 गुना हो गया। क्या होगा 2 गुना होगा, यानी कि 390 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? ये भी यहाँ पे आप लोग को काफ़ी अच्छा से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं आप लोग को इजीएस्ट वे में मेरा क्वेश्चन का फ्रेंड जो भी कंटेंट देख रहे होंगे आप लोग को हायर लेवल में पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे आते होंगे वो इजीएस्ट पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? लेकिन मैं आप लोग को सबसे टफली पढ़ा रहा हूँ जो जो पेपर में आप लोग का टेक्नीशियन में पूछा जाएगा। ठीक है? मैं पूरे 11-12 के कंसेप्ट के तौर पर मैं पूरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? चलिए, परिपथ की शक्ति गुणक। परिपथ को किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा परिपथ की शक्ति गुणक। परिपथ में संधाते यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर को यहाँ पे याद करिए कैपेसिटर। तो राइट आंसर होगा कैपेसिटर। ठीक है? अब चलिए आप लोग को मैं एक चीज़ बताना फ्रेंड, देखिए प्लेट वाला जो कंसेप्ट है समांतर प्लेट का कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है हम लोग सी बोलते हैं। सी का जो फार्मूला होता है ε0A/D होता है। ε0A/D होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आप लोग से पूछता है धारिता का ऐसे मात्रा, सॉरी धारिता का ऐसे मात्रा क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों को मैं कल भी डिस्कस किया था, फैराड होता है। क्या होता है ये? फैराड होता है। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है। तो देखिए काउंटर बोरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छिद्र की गोलाई बढ़ाई जाती है और छिद्र की गोलाई को ठीक किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्घात इंजन में चक्र पूरा होता है। तो चतुर्घात इंजन में एक चक्र पिस्टन के 4 स्ट्रोक से पूरा होता है। 4 स्ट्रोक से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं आप लोग। डायोड से धारा कितने दिशा में बढ़ती है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को कल मैं बताता डायोड से धारा केवल एक ही दिशा में बढ़ती है। एक ही दिशा में बढ़ती है। चलिए आप लोगों को फिगर बाय द वे फिगर बता दो। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी इजीएस्ट वे में आप लोगों को समझ में। देखिए सबसे पहले इस साइड जो होता है आप लोग का पॉजिटिव होता है। क्लियर है? और इस साइड जो होता है वह नेगेटिव होता है। क्लियर है? अब पूछता है क्वेश्चन में डायोड क्या है? तो डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है और सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है और चालकता क्या होता है बढ़ता है। यानी इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इसका
का प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है, घटता है, और चालकता क्या होता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोरतम धातु कौन है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सबसे कठोरतम जो धातु होता है वह हीरा होता है। क्या होता है ये? हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम धातु होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है हमारे बीच में। तो फ्रेंड्स देखते हैं, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर जो होता है वह पेट्रोल इंजन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स अदिश राशि कौन है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, अदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। तो देखिए जाए तो ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि है, क्लियर है। लेकिन संवेग और बल आघूर्ण एक प्रकार का सदिश राशि, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 397 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स संवेग का। ऑलरेडी आप लोग को पता है संवेग एक प्रकार सदिश राशि है, और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग के, सॉरी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, आप पीच कर क्या लिख सकते हैं? एम इंटू वी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज मोमेंटम। और ये क्या एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके साथ इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं, तो मास का क्या होता है आप लोग केजी कर सकते हैं, और भी यानी वेलोसिटी का क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर सकते हैं। और वही फ्रेंड अगर इसका डायमेंशनल सूत्र निकालते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं एम एल टी -1 कर सकते हैं, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए वही बात करते हैं बल आघूर्ण का। देखिए बल आघूर्ण भी दिया, चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद करिए। देखिए ये होता है बल गुना, देखिए मैं लिख देता हूँ, बल मल्टीप्लाई लंबवत दूरी। बल गुना लंबवत दूरी को लोग बोलते हैं क्या? बल आघूर्ण बोलते हैं। ये आप लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा। बल गुना लंबवत दूरी को बल आघूर्ण बोलते हैं। यह एक प्रकार का सदिश राशि है। और देखिए बल का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन। और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका ऐसा ही मात्रक होगा। और फ्रेंड इसका अगर आप लोग निकालना चाहते हैं डायमेंशनल सूत्र, तो एम एल टी पर पावर 2 कीजिएगा, और बस ये होता है एम एल, नहीं एम एल टू, और ये होता है, क्लियर। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव में वस्तु का लगा उत्प्लावन पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। विस्थापित द्रव के भार के होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है। तो देखिए ऊन, नाखून, केस, ये प्रोटीन होते हैं। नाखून देखिए, तो कौन सा प्रोटीन है? तो देखिए इसमें ऊन जो है, ऊन एक प्रकार क्या प्रोटीन है। बाकी स्टार्च हो गया, स्टार्च एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में आता है, क्लियर है। तो सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट आता है। प्राकृतिक रबर एक पॉलीमर के रूप में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब फ्रेंड प्रोटीन का सबसे छोटी यूनिट्स को बोलते हैं एमिनो एसिड बोलते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? NH2COOH होता है। ये आ रहे आप लोग को चीज़ों को याद करना पड़ेगा। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है ये? काली। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए आ चुके हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए जब एक उत्तल लेंस से एक तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोग याद करते हैं लेंस दे रहा। तो लेंस में हम लोग यू लिखते हैं, तो यू का वैल्यू कितना दिख रहा है आप लोग का? 20 सेंटीमीटर। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है यू को हमेशा लोग माइनस में रखते हैं, क्लियर है। अब तो उसका प्रतिबिंब लेंस से दूरी की तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, यानी कि भी का दूरी कितना दे रहा है? 30 सेंटीमीटर दे रहा। अब देखिए अगर ये अवतल लेंस होता ना तो हम माइनस में रहता, लेकिन ये उत्तल लेंस है इसलिए भी आपका पॉजिटिव में रहेगा। तो आप लोगों को लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, तो आप लोगों को लेंस फार्मूला आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाए थे मैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी फार्मूला पे पुट करना 1/v। v का वैल्यू कितना था? 30 था, और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। u का वैल्यू कितना था? 20 था, 20 दिया हूँ, बाय 1/f कीजिएगा। अब देखिए इसे अगर आप लोग ऐड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग का 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? चलिए मैं बता ही देता हूँ। नहीं तो आप लोग क्या करिए, 30 × 20 कीजिए और दोनों को ऐड कर दिए, तो 30 क्या होता है? 50 होता है। अब देखिए कैंसिल कर सकते हैं, 5 का पारा में 6 बार होता है, 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो इसका राइट आंसर कितना गया? 12 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए मैं आप लोग को एक में यहाँ पे उत्तर लेंस के चित्र बनाता ताकि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दो। देखिए वैसे लेंस जिसका बीच का भाग मोटा लेकिन दोनों किनारे का भाग पतला होता है उसे लोग बोलते हैं उत्तर लेंस बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए ये जो हम लोग लाइन खींचे इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्लियर है। और ये इधर नेगेटिव चार्ज होता है, इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए इसके देखिए ये आप लोग को मैं बताना बीच में जो ओ होता है इसे बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, और फिर ये आप लोग को लाइन पार कर रहा है, क्लियर है।
और इसमें सभी दूरियां लेंस की प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, यानी प्रकाशीय केंद्र से सभी की दूरी को मापते हैं। लेंस के बाईं ओर की दूरियां यानी बायां ओर की दूरियां माइनस में होती है और लेंस के दाईं ओर की दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होती है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। कॉर्क एक अच्छा ध्वनिक वस्तु है क्योंकि। तो फ्रेंड्स आप लोग कॉर्क का यूज करते होंगे, तो वही बोल रहा ध्वनिक एक अच्छा ध्वनिक है क्योंकि, या सबसे पहले क्योंकि या फ्रेंड्स एक प्रकार का ध्वनि को ग्रहण करता है। ध्वनि को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अनुध्वनि को। अनुध्वनि क्या होता है, ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का गूंज कमरे में कायम रहना ध्वनि का अनुध्वनि कहलाता है। क्लियर है? इसका कारण ध्वनि का प्रवर्तन होता है, ध्वनि का प्रवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसका मात्रक है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है ये? दूरी का मात्रक होता है। इसके साथ आप लोग याद रखिए एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, एक प्रकाश वर्ष का जो माप होता है, लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा 9.46। देखिए लिख देता हूँ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग को खगोलीय इकाई जिसे एयू बोलते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, तो आप लोग को एक यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू पता करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू होता है 1.495, यानी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। क्लियर है? और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव कर सकते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। पानी की पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। क्या होता है ये? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? ये घटता है। कैसे होता है मैं आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग गर्मा गर्म खाते हैं तो क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, इसलिए पूरे जीभ में वो फैल जाता है। क्लियर है? और वर्षा का बूंद पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? गोलाकार होता है। अभी जस्ट मैं बताया था। मनुष्य के लिए सबसे कठोर वस्तु क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मनुष्य के लिए सबसे कठोर वस्तु जो होता है वह हीरा होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्षण के लिए लोकोमोटिव में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया था? तो देखिए कर्षण के लिए बोला, तो कर्षण के लिए लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया था। किसका किया था? डीसी सीरीज। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा। सिरका का सबसे पहले सूत्र आप लोग जानिए। तो सिरका का जो सूत्र होता है देखिए CH3COOH होता है। इसे बोलते हैं एथनोइक अम्ल भी बोलते हैं, या फिर इसे एसेटिक अम्ल भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? अब देखिए ग्लूकोज का वाणिज्यिक जो नाम होता है, यानी ग्लूकोज का जो कॉमर्शियल नेम होता है उसे हम बोलते हैं अंगूर का रस बोलते हैं। उसी प्रकार मीथेन का जो कॉमर्शियल नेम होता है उसे बोलते हैं मार्श गैस बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो होपफुली आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 1 KB बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी अभी नए नए टाइप में क्वेश्चन जो लिख रहा है ना, तो 1 KB का जो वैल्यू होता है 2 टू टप 2 पर पावर 10 होता है, यानी 2 की पावर 10 होता है। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कीजिएगा ना, तो अगर इसे आप लोग तोड़िएगा तो इसे अगर 10 24, अब लास्ट सबसे छोटे यूनिट्स क्या होता है? होपफुली आप लोगों को पता होगा सबसे छोटे यूनिट्स क्या होता है? बीट्स होता है। बीट्स हम लोग कहाँ जाते हैं? बाइट्स में आते हैं। तो 10 और 24 बाइट्स हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ से मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले याद कीजिए, देखिए 4 बीट सबसे छोटी यूनिट होता है बीट। ठीक है? अब 4 बीट मिलके एक निब्बल का निर्माण करता है। 4 बीट मिलके एक निब्बल का निर्माण करता है। क्लियर है? उसी प्रकार देखिए अगर 8 बीट बनाते हैं तो 8 बीट बनने से एक बाइट बनता है। किसका बनता है? एक बाइट बनता है, यानी एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। उसी प्रकार देखिए 10 और 24 देख लेता हूँ। 10 और 24 बाइट से हम लोग 1 KB बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1 KB बनाते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड 1024 MB से 1 GB बनता है। 1024 KB से 1 TB बनता है। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक और मैं कंफ्यूजिंग वाला चीज़ आप लोगों को दूर कर दूँ। देखिए एक होता है KB, देखिए ये KB होता है, एक लिखा था ये KB, ये दोनों में डिफर होता है। KB का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किलो बाइट। देखिए मैं लिख देता हूँ किलो बाइट, इसका हिंदी होता है। ठीक है? लेकिन भाई KB ये छोटा वाला अर्थ जो होता है इसका अर्थ होता है किलो, लेकिन ये स्मॉल बी का अर्थ होता है बीट। क्या होता है ये? बीट। ये दोनों में काफ़ी डिफर होता है, इसलिए मैं आप लोग बीच में बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदूषित जल को स्वच्छ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली पता होगा प्रदूषित जल को स्वच्छ किया जा सकता है कैसे? भौतिक प्रक्रिया से
भौतिक प्रक्रिया से और रासायनिक प्रक्रिया से भी और रासायनिक परिवर्तन से, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा निम्न सभी। सीएफसी जो ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है का उपयोग किया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, सीएफसी जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर के लिए हानिकारक। किसके लिए हानिकारक है ये? ओजोन लेयर के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या सॉरी ऑप्शन नंबर इसका भी ए होगा निम्न सभी के लिए होता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर के लिए भी लिख सकते हैं और फोम बनाने के लिए लिख सकते हैं और कॉस्मेटिक बनाने के लिए। चलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सीएफसी का उपयोग रेफ्रिजरेटर, फोम बनाने, कॉस्मेटिक बनाने के लिए किया जाता है। ओ एफ सी यानी सी एफ सी ओजोन लेयर के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन लेयर से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को रोकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एफ सी है क्या है जो ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है? होपफुली मैं अभी जस्ट बताया था, सी एफ सी का फुल फॉर्म क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए रंगीन टीवी में कौन से रंगों का मिश्रण रंगीन टीवी में कौन से रंगों का मिश्रण की रोशनी रंगीन तस्वीर उत्पन्न करती है? तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, रंगीन टीवी में रंगीन तस्वीर के प्राथमिक रंग यानी नीला, मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया था, नीला जो होता है नीला हरा लाल, ये ऐसे रंग होता है तीन रंग जो और जो रंगीन तस्वीर को उत्पन्न करते हैं, यानी नीला लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बुलबुला झील के सतह से ऊपर उठता है तो क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जब एक बुलबुला झील की सतह से ऊपर उठता है तो उसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। होपफुली आप लोग देखे होंगे, तो इसका साइज क्या होता है? ये बढ़ जाता है, क्लियर है। क्योंकि इसको ऊपर आने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम जाता है। देखिए इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसका ऊपर आने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ये कम जाता है। क्योंकि जब यह ऊपर आता है तो इसका वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम जाने के कारण इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अब पानी का बुलबुला झील के अंदर दिखता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार करता अवतल लेंस की तरह। देखिए पानी का बुलबुला झील के अंदर जो दिखाई देता है ना, वह उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार जो करता है वह अवतल लेंस की तरह, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। चलिए मैं दोनों में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, झील में कोई भी जो बुलबुला जो छोड़ता है तो झील में होता कैसा है? वो उत्तल लेंस की तरह होता है, लेकिन व्यवहार किसके जैसा करता है? अवतल लेंस की तरह, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गणित का क्वेश्चन है ये और इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट लाइट के बल्ब जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्ट्रीट बल्ब के जो बल्ब जुड़े होते हैं वह पैरेलल क्रम में, यानी कि आप लोग समांतर क्रम में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब धुन सुनते जाए केवल, घरों में बल्ब, पंखा आदि सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? हमेशा समान होता है और विद्युत धारा का विभाजन होता रहता है। और इसका सामान्य जो सूत्र होता है देखिए 1/RP, यानी पैरेलल वाला बोलते हैं। इसका लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 स्टेप से हम लोग लेके चलते रहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सर्किट का सभी रूल एवं लॉ एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट धारण किया रहेगा। तो चलिए इसके बारे में बताना चाहता हूँ, डीसी सर्किट के सभी रूल एवं लॉ एसी सर्किट के लिए भी लागू होगा जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, केवल प्रतिरोध हो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है? देखिए ऐसी धारा का प्रवाह को इंडक्टेंस प्रभावित करता है। तो देखिए ऐसी देखिए जब इंडक्टेंस में एक ही धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सही से काम नहीं करता, यानी इंडक्टर डीसी पर कार्य नहीं करता, क्योंकि डीसी करंट के कारण इंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, ये आप लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चलने एवं बूझने के समय कारण, ठीक है। चलिए एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता होगा एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी जो निर्भर करती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पे करती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पे। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखिए एक हम अवतल दर्पण का एक फिगर ड्रॉ किया था। देखिए ये अवतल, चलिए ब्लैक कर देता हूँ इसके सामने। देखिए सबसे पहले लोग क्या किए, एक अवतल दर्पण का फिगर बना, अभी बन गया ये। और फिर ये जो रंगीन पार्ट्स होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का होता है, यानी AgNO3। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे 13 नवंबर को जब वोट देने जाएंगे अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी को नीरा यादव को, तो ठीक है। तो AgNO3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग को दो कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये अवतल दर्पण है, देखिए ये जो होता है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आप लोग का पोल हो गया, क्लियर है। इसके साथ ये जो होता है फोकस होता है और ये जो होता है आप लोग का सेंटर होता है, सी होता है। तो इसके भी से आप लोग कार्य को कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सी से लेकर जो पी है, यानी सी से लेकर पी तक का जो दूरी होता है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन कर चुके हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। तीन प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 श्रृंखला में इस प्रकार है कि R1 इज, देखिए सभी आप लोग R1 इज ग्रेटर देन, सॉरी R1 R2 R3, देखिए इसमें R1 बड़ा है फिर R2 भी बड़ा और यानी सबसे बड़ा R1 है, ठीक है। तो ऊर्जा खपत होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, देखिए जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा उसके द्वारा उतना ऊर्जा खपत होती है, ठीक है। यानी कि जिसका प्रतिरोध जितना कम होता है उसके द्वारा उतना ऊर्जा की खपत होती है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें यानी R3 का प्रतिरोध कम है, इसलिए R3 के द्वारा ज़्यादा ऊर्जा खपत होगी। R3 का सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होगी, यानी जिसका ऊर्जा का मान कम है प्रतिरोध का उसी का सबसे ज़्यादा खपत होता है। तो राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी R3 का हो गया, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध देखिए अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्या लिखिए, रो इंटू लेंथ बाय एरिया लिखिएगा, आर इक्वल टू रो इंटू लेंथ बाय एरिया लिखिएगा, क्लियर है। जहाँ फ्रेंड चालक के विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा किसी चालक का ताप बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 230 वोल्ट सप्लाई से तीन लैंप निम्न दरों के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कौन सा लैंप सबसे अधिक चमकेगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 230 वोल्ट सप्लाई से तीन लैंप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो कि दर दिया हुआ है तो श्रेणी क्रम में। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए यदि बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो जिस बल्ब का शक्ति यानी वाट कम होता है वह बल्ब ज़्यादा रोशनी देता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं सबसे कम वाट कौन दे रहा है, यानी 15 वाट दे रहा है, यानी 15 वाट देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा, यदि बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो जिस बल्ब की शक्ति यानी कि वाट कम होता है, यानी कि वाट जिसका कम रहेगा वो सबसे अधिक चमकेगा, वो क्या होगा, अधिक चमकेगा। ये आप लोगों को कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, क्लियर है। और फ्रेंड इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता करना पड़ेगा, यदि बल्ब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो जिस बल्ब का वाट ज़्यादा होता है वह बल्ब ज़्यादा रोशनी करेगा, क्योंकि कंडीशन में बल्ब का वोल्टेज समान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होता है तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करता है, दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करता है, क्योंकि दोनों चालकों की धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग होने के कारण एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए प्रतिरोध के कंडक्टर में विद्युत धारा के संक्रमण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की राशि समानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि किसी कंडक्टर का प्रतिरोध R है और उससे धारा I प्रभावित होती है तो उत्पन्न जो धारा होती है, आप लोग को ऑलरेडी फार्मूला में हमेशा बताता H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। यानी देखिए धारा के वर्ग होता है, बिल्कुल सही है, वोल्टता वर्ग के। तो फ्रेंड्स वोल्टता वर्ग के इसमें आप लोग को तथा गुणनफल के, ये सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी करना। इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करना पड़ेगा इसके अनुसार, ठीक है। देखिए आप लोग को मैं लिखा था एच इक्वल टू क्या लिखेगा, आई स्क्वायर आर टी लिखेगा, क्लियर है। अब देखिए आई के जब हमने देखिए आई को तोड़ दिया, ठीक है, और आर यहाँ पे रहने दिया। देखिए अब क्या क्या, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा आई रहने दिया, देखिए भी इक्वल टू क्या होता है, आई रहते हैं, ये रहने दिया हूँ, ठीक है। तो इसके भी आपसे आप लोग कर सकते हैं, देखिए भी कर दिया हूँ टी, तो भी इंटू टी के गुणनफल के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन ये लिख रहा है आप लोग का, सैथिल जिसे बोलते हैं हाइथोस्थितिस केवल चुंबकीय पदार्थ पे होती है, किस पे होते हैं, केवल ही चुंबकीय पदार्थ पे होती है। तो ऑप्शन नंबर देखा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत धातु कार्य में संचारण विस्तार निर्भर होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भूमिगत धातु कार्य में संचारण विस्तार मृदा रसायन के प्रकार, आर्द्रता एवं धातु के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 427 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा, बैटरी के अति आवेशन पर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, बैटरी के अति आवेशन करने पर इलेक्ट्रोलाइट्स का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाएगा और बैटरी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अचर वोल्टता आवेशन विधि में अनावेशित से पूर्ण आवेशित दशा में अनावेशित धारा क्या होती है।
तो इसका जो होता है फ्रेंड अनावेशित धारा जो होती है वह धारा बढ़ती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। देखिए हाइड्रोमीटर यदि लंबवत रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स में तैरती है तो उसका सीजी क्या होगे। तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर यदि लंबवत रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स में तैरती है तो उसका सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थिर रहती है। क्या होती है, स्थिर रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चारकोल एवं नमक का उपयोग अर्थिंग में किस उद्देश्य से होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अर्थ इलेक्ट्रोड को चालक बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। निम्न एवं मध्यम वोल्टेज सप्लाई करने की स्थिति में आरंभ के बिंदु पर आई के नियम के अनुसार वोल्टेज घोषित मान में अधिक भिन्न नहीं होगा। कहाँ पर, तो सबसे पहले आई का फुल फॉर्म जाने, देखिए आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10% से कम। आप लोग कलर कोड में पढ़े होंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो और भी सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए ठीक है, तब तक हमारे चैनल से बने रहिए।